नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए। और यहाँ पर देखेंगे एपिसोड 42 पर पहुंच चुके हैं। आज का जो प्रश्न है 5, उसमें से पहले प्रश्न पर चलते हैं। एक प्रश्न आपको अंत में दिया जाएगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देते रहते हैं। अब चलिए, पहला टॉपिक क्या कहता है इसे देखते हैं। प्रकृति 2025, ध्यान दीजिए, प्रकृति 2025। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए, आपको कोई भी प्रश्न कठिन नहीं नजर आएगा। अलग बात है, ये बता दूं कि आज के 5 टॉपिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो ध्यान से देखना है। प्रकृति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा गया है सही है कौन सा कथन। यह कार्बन बाजार, ध्यान देना है, कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। तो पहला फैक्ट आपके पास ये आ गया। और दूसरा कहता है इसका आयोजन जो है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि बीईई द्वारा किया जा रहा है। ये 2 फैक्ट है, पूछा जा रहा है कौन सा सही है कथन, ये आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले इसके विषय में सब कुछ बातें समझ लेते हैं। कार्बन बाजार पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है कहां पर संपन्न हुआ? न्यू दिल्ली में, देश की राजधानी न्यू दिल्ली में ये संपन्न हुआ। तो लोकेशन पूछा जाए तो इसे आप बता सकते हैं। और इसे प्रकृति 2025 जो है वह नाम दिया गया इस सम्मेलन का। यह कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो वैश्विक कार्बन बाजार की वर्तमान प्रवृत्तियों, चुनौतियों एवं भविष्य की दिशाओं पर एक सार्थक चर्चा करने का मंच रहा। और प्रकृति 2025 का आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि बीईई द्वारा किया गया। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखना है, विद्युत मंत्रालय, ये पूछा जा सकता है मुख्य रूप से आपसे, तो ये ध्यान रखना है। आप देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था, ये कार्बन बाजार का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, बिल्कुल सही। और इसका आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि विद्युत मंत्रालय के तहत, तो ये भी सही है। ठीक है, न्यू दिल्ली, ये ध्यान रखना है लोकेशन। तो कौन सा कथन है? दोनों सही हो गया। सी विकल्प के साथ चलेंगे, 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। पीएम किसान योजना इंपोर्टेंट है, 5 स्टार लगा दीजिए, इस पर प्रश्न बन सकता है, लगातार चर्चा में रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही है कौन सा कथन है। आप पैटर्न समझते हैं ना, मैं कैसे सॉल्व करता हूं कि क्या पूछा गया है, यहां कमांड क्या है, फिर कीवर्ड्स यहां से निकाल करके फिर दिमाग लगाना है। ये हर प्रश्न में प्रीलिम्स में आपको करना है। आप देखेंगे कि इतना बस कर लीजिए 100 प्रश्न के साथ, आप जितना भी सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए 40 प्रश्न सही करते हैं, 5 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा आपका। आप 45 सॉल्व कर रहे हैं, 5 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, 50। जितना भी क्वेश्चन आपका सही हो रहा है उसमें 5 एक्स्ट्रा ये प्रोसेस करने से होगा। तो बहुत इत्मीनान से ये काम किया कीजिए, है ना। कुछ लोग कह रहे थे कमेंट बॉक्स में, गड़बड़ाना नहीं है क्योंकि इसमें आपके पास समय रहेगा। सीसेट में टाइम का प्रॉब्लम है, इसमें नहीं, जीएस में होगा। तो ध्यान से, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि क्या केंद्र सरकार की एक प्रायोजित योजना है। ठीक, पीएम किसान योजना, इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2019 में हुआ। और इसके तहत किसान प्रतिवर्ष, ध्यान दीजिए, किसानों को प्रतिवर्ष, ये हो सकता है कि प्रश्न में यह लिख दे यहां पर प्रतिवर्ष ना लिख करके प्रति माह 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, और आप गलती करके आए, ये पॉसिबल है। और आप धूमधाम से गलती करके आ सकते हैं। तो इसीलिए मैं लगातार कहता हूं वर्ड पे ध्यान देना है आपको। अब पीएम किसान योजना के विषय में मैं कुछ बातें चाहता हूं कि आपको समझा दूं, फिर यहां पर हम देख लेंगे कि ये क्या होता है। देखिए, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ठीक है, और जिसे फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा भूमि धारक किसानों की वित्तीय जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए ये शुरू किया गया था। ठीक है, अब इसकी शुरुआत को लेकर के बात यहां पर किया जाएगा, तो फरवरी 2019 में हुआ था, यानी कि ये फैक्ट जो है ये सही है। अब यहां पर 6,000 रुपया कहा गया, तो इस योजना के तहत किसानों के आधार से जुड़े बैंक, आप जानते हैं ना कि आधार जो है उसको बैंक अकाउंट से जोड़ दिया गया था, ताकि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, है ना, ये किया जा सके। इस मोड के माध्यम से 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष जो है वह 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ हस्तांतरित जो है वह किया जाता है। तो यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के यह भी सही हो गया। और आपसे यहाँ पर पूछा गया था केंद्र प्रायोजित योजना है, बिल्कुल ये केंद्र सरकार के द्वारा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हो गया। कौन से कथन सही है ये आपसे पूछा गया है, केवल 1, 2, 3, यानी कि तीनों ही सही है। तो डी विकल्प के साथ हम चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति क्या है? राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। पूछा गया है सही है कितने कथन, ये ध्यान दीजिएगा, कितने नंबर पूछा गया है ना, नया पैटर्न जो है। यह आत्महत्या की रोकथाम को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता बनाने वाली पहली नीति है। जहां इस तरह के शब्द जुड़ जाए वह स्टेटमेंट
थोड़ा गौर से पढ़ना है, वहां से संभावना रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वर्ष 2020 की तुलना में 2030 तक आत्महत्या से जो मृत्यु दर है उसको क्या करना है, 10% तक कम कर देना है। इसके तहत सभी जिलों में, यहां ध्यान देना है, डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है, प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित किए जाएंगे, ये बातें यहां पर कही गई है। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति 2022, ये यहां पर आपको लिख भी लेना है, ठीक है। एक फैक्ट तो आपके पास यही हो गया। तो इसके विषय में सबसे पहले कुछ बातें समझ लेते हैं, फिर यहां पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले ये आएगा कि किस मंत्रालय के द्वारा, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 में राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति शुरू की गई थी। अब इसका लक्ष्य क्या रखा गया था कि वर्ष 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर जो है इसको कम करके 10% इसमें कम कर देना है। यह आत्महत्या की रोकथाम के नजरिए से देखेंगे तो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता बनाने वाली एक पहली तरह की नीति है। इसमें बहुत सारे घटक शामिल हैं, जैसे कि स्कूल और कॉलेज में छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य जांच किया जाएगा, मेंटल हेल्थ पर बात की जाएगी, जिलों में प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा, एक संकट हेल्पलाइन और मनोवैज्ञानिक जो होते हैं उनके लिए उनका नंबर मिलेगा, सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, कार्यस्थल पर मानसिक तनाव ना हो एम्प्लॉय को, इन सब चीजों की भी बात की जाएगी। तो आत्महत्या को रोकने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता बनाने वाली पहली नीति है, सही है। उद्देश्य पहले ही मैंने कहा ये सही है, 2030 तक 10% कम करना है और सभी डिस्ट्रिक्ट में निश्चित तौर पर बात किया गया है। इसमें प्रश्न में हो सकता है स्टेटमेंट दे दे क्या सभी स्टेट में, तो गलती नहीं करना है, सभी डिस्ट्रिक्ट की बात किया गया है। प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो कितने सही हैं, तीनों के तीनों सही हो गए ना, हाँ, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही हुए, तो सभी तीन सी विकल्प के साथ फिर हम लोग चलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरह के टॉपिक जो है हम लोग छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, लेकिन यहीं से प्रश्न आ जाता है, तो ध्यान रखना है। चौथे पर चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही है पूछा गया है। कौन सा कथन जनवरी 2025 में, ध्यान से, जनवरी 2025 में बैंकिंग प्रणाली को एक दशक से भी अधिक समय में सबसे कम तरलता संकट का सामना करना पड़ा है, जो लिक्विडिटी की बात की गई है वो यहां पर है। फरवरी 2025 में भारत की बैंकिंग प्रणाली का तरलता घाटा, लिक्विडिटी डेफिसिट जो है 2 ट्रिलियन रुपए से अधिक हो गया है। ये बातें यहां पर की गई है। अब जरा इसके विषय में सबसे पहले समझ लेते हैं कि भारत में तरलता संकट की स्थिति क्या है। हम अगर इस पर डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद देखेंगे कि आपके पास इस दोनों ही स्टेटमेंट का जवाब हो जाएगा, ठीक है। पूछा गया है कौन सा, कितने नहीं है, ठीक है। अब देखिए, भारतीय बैंकिंग प्रणाली को जनवरी 2025 में एक दशक से भी अधिक समय में सबसे अधिक तरलता संकट का सामना करना पड़ा है। और यहां पर क्या कहा गया है, सबसे अधिक समय में सबसे कम तरलता संकट का सामना करना पड़ा है, जबकि सबसे अधिक होगा, तो ये बात जो है वह गलत स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। दूसरा यहां पर ध्यान देना है कि जो बातें कही गई कि उसमें यह समझना है कि 20 फरवरी तक भारत की जो बैंकिंग प्रणाली है, बैंकिंग प्रणाली का लिक्विडिटी डेफिसिट जो है लगभग 1.7, यहां लिख देता हूं, 1.7 जो है वह ट्रिलियन रुपया था, जिसमें और भी बढ़ोतरी की संभावना है। यहां पर आपसे पूछा गया 2 ट्रिलियन रुपया, इसलिए मैं कहता हूं कीवर्ड पे ध्यान दीजिए, वहां से आपके प्रश्न बन जाएंगे। ये भी गलत हो गया, तो दोनों ही गलत हो गया। कौन से कथन सही हैं, एक भी सही नहीं हुआ, तो डी, ना तो एक और ना ही दो, डी के साथ चलना है। देखिए होता क्या एग्जाम में, डी विकल्प बहुत कम सही होगा, यह भी समझना है। प्रीलिम्स जो है कई तरह की चीजों का एक खेल है, माइंड गेम है। डी कम सही होता है, लेकिन 100 प्रश्न में 2-3 प्रश्न ऐसा रहेगा जिसका डी सही जवाब होता है, तो उसको ध्यान में भी आपको रखना होगा। विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान देना है, नहीं है विक्टोरिया झील, ठीक है। पूछल्ले शब्द पर ध्यान देना है। मकर रेखा इस झील के मध्य से होकर गुजरती है, ओके, यानी कि मकर रेखा को लेकर के बात किया गया, कहा गया झील के मध्य से। यह दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है, ओके, वर्ल्ड को लेकर के। यह व्हाइट नील नदी का उद्गम स्रोत है, यह भी देखना है। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है, दूसरी सबसे बड़ी है ना, और विश्व को लेकर के चर्चा किया गया है। और कहा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो विक्टोरिया झील के विषय में कुछ बातें समझ लेते हैं, फिर यहां से काम बन जाएगा। देखिए, विक्टोरिया झील की अगर चर्चा करेंगे तो विक्टोरिया झील के जो उत्तरी भाग से चलेंगे तो उत्तरी भाग से आपको भूमध्य रेखा गुजरती है, ना कि मकर रेखा, ठीक है। एक बात समझिए, यहां पर क्या कहा गया कि मकर रेखा इस झील के मध्य से होकर गुजरती है। पहली बात तो यहां पर मध्य नहीं, उत्तरी भाग, और दूसरी जो रेखा गुजरती भी है ना,
वह मकर रेखा नहीं बल्कि भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, तो यानी कि यही स्टेटमेंट गलत हो गया। तो जाहिर सी बात है जवाब तो हमारे पास आ गया कि कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है बोले तो गलत है, वही सही जवाब होगा। सही जवाब तो आ गया, ये स्टेटमेंट गलत है तो यही सही जवाब हो गया। लेकिन आगे भी कुछ चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या विक्टोरिया झील दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है? बिल्कुल सही बात है ये। और व्हाइट नील नदी का उद्गम स्रोत है? बिल्कुल ये भी सही है। और ये जो आखिरी स्टेटमेंट है कि यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पानी जो ताजे पानी है उस ताजे पानी की झील है, तो यह भी सही है। अच्छा, यहां पर एक प्रश्न है कि दूसरी सबसे बड़ी, तो भैया पहले नंबर पे कौन है? कमेंट करके लिखेंगे। चलिए मैं नाम बता देता हूं, जो केवल सुपीरियर झील जो है ना, यह इससे बड़ी है, सुपीरियर झील। आप लोग इसके विषय में थोड़ा सा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। और आज का फिर आपके लिए एक प्रश्न, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट है, कर्जन, कैनिंग, मिंटो या फिर मेयो। चार में से एक सही होगा। जो भी सही लगता हो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। आज के लिए इतना ही। लगातार तैयारी को बेहतर करते रहिए। करंट अफेयर्स पे ध्यान तो देना है, लेकिन स्टैटिक पोर्शन को भी लगातार पढ़ते रहना है, क्योंकि अधिकांशतः प्रश्न वहीं से रहेंगे, है ना। तो बैलेंस बना करके रखना है। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।